वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, या रीजनल अफेयर्स भी आप इसे कह लें, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चाइना सेंट्रल एशिया समिट, स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन एंड प्रोमोटिंग रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है जी चाइना और सेंट्रल एशिया का जो अभी हाल ही में समिट हुआ, जिसे चाइना और C5 का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें सेंट्रल एशिया के 5 नेशंस हैं तो उनको नाम दिया गया C5 का चाइना के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट रहा और ये फर्स्ट समिट था, तो इसलिए भी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस पर लगी हुई थी कि क्या क्या जो है वो नई डेवलपमेंट्स इसके अंदर होंगी। तो इसमें हम बात करेंगे जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द समिट की, सेंट्रल एशियन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, एम्फसाइजिंग कोऑपरेशन एंड शेयर्ड फ्यूचर की बात करेंगे, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करेंगे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन की बात करेंगे, और कोऑपरेशन के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको हम देखेंगे इनमें, और साथ में स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं इनकी हम बात करेंगे। तो हम इन हेडिंग्स के अंडर इनको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये मैप देखिए, ये मैप है, यहाँ पे हैं ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इस बॉर्डर के अंदर सारा के सारा जो है वो सेंट्रल एशिया है। यहाँ पे किर्गिस्तान है, यहाँ पे ताजिकिस्तान है, ये तुर्कमानिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान है और ये कजाकिस्तान है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया के, लेकिन आप सिर्फ इनका रकबा जो है वो देखिए एरिया के लिहाज से कितने बड़े कंट्रीज़ हैं, जिसमें कजाकिस्तान अब सबसे बड़ा कंट्री है इस टाइम पे। तो इसका एरिया आप देखें, और यहाँ पे ये है चाइना हमारे पास। तो चाइना ऑलरेडी जो है वो बहुत बड़ा है आबादी के लिहाज से। गो कि अब इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, लेकिन आप कह लें दूसरे नंबर पे अगर चाइना है आबादी के लिहाज से, तो यहाँ पे एरिया के लिहाज से भी चाइना बड़ा है, लेकिन रकबे के लिहाज से आप सेंट्रल एशिया को देखें तो ये सारे कंट्रीज बहुत बड़ा जो है वो एक मैप के अंदर हमें शो हो रहे हैं और बहुत बड़ा इंपैक्ट रखते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। तो अब इस लिहाज से ये समिट इंपॉर्टेंट है कि चाइना जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरह से कि अपना और साथ में ये जो चाइना के जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं इनका जो है वो पूरे का पूरा एक ही सिस्टम बना दिया जाए, क्योंकि कमज़ोर कंट्रीज़ हैं और इनको हेल्प की ज़रूरत है किसी ताकतवर मुल्क की। और चाइना से ज़्यादा जो है इस टाइम पे कौन इकोनॉमिकली जो है वो हेल्प कर सकता है इनकी, तो चाइना इनको कोशिश कर रहा है कि वो इन्हें अपने कंट्रोल में करे। गो कि ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे बैलेंस बना रहे, क्योंकि पहले ये सारे के सारे कंट्रीज USSR का हिस्सा थे, या जो अभी रशिया है रूस का हिस्सा थे, जिन्होंने USSR बनाया था, लेकिन 1991 के अंदर जो है ये टूट गए थे। क्योंकि जब USSR टूटा तो ये सारे के सारे कंट्रीज अलग हो गए, और ये सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हैं। किसके लिए? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे नेबर में मुस्लिम कंट्रीज 5 इतने बड़े रिसोर्सेज उनके पास, क्या सब कुछ उनके पास मौजूद है। तो अब डिस्कस करते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो ये फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट था, यानी ये पहला हुआ है और अल्टीमेटली ये आगे इसी तरह से बढ़ेगा। अब देखिए हम मुसलसल जो है इस मंथ में देख रहे हैं कि समिट्स हो रहे हैं। अब समिट का मैंने कहा था कि जहाँ पे सरबराहान मुलाकात करते हैं उसको समिट कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जो वो मीटिंग जिसमें सरबराहान हो। तो हमने देखा G7 का समिट हुआ जापान के अंदर। अच्छा, इसी तरह से हमने देखा जी G20 की मीटिंग हुई श्रीनगर के अंदर, जिसको कंट्रोवर्शियल मीटिंग का नाम दिया गया। और इसी तरह से हमने देखा कि अरब लीग का जो है वो समिट हुआ जद्दा के अंदर, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमने डिस्कस किया। और अब ये जो समिट हो रहा है ये हो रहा है जी सेंट्रल एशिया का। तो ये आप कह लें ये जो 2023 का खास करके ये जो मंथ जा रहा है इसमें बहुत ज़्यादा समिट्स तो ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स तेज़ी से चेंज हो रही है। अगर इसकी डेट की बात करते हैं तो मई 18 और 19 2023 जो है ये इसकी डेट है, यानी मई 18 और 19 को ये हुआ। अगर वेन्यू की बात करें तो चाइना के अंदर ये हुआ, और चाइना में कहाँ पे हुआ जी? जियोन्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के अंदर हुआ। जियोन शिंगजाई प्रोविंस जो है इनका यहाँ पे हुआ है, और इसको हेड किसने किया? चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब ने जो है वो इसको हेड किया। और इसमें पार्टिसिपेंट कंट्रीज कितने से? 6 टोटल पार्टिसिपेंट कंट्रीज थे, चाइना और अलॉन्ग विद 5 अदर कंट्रीज। तो ये जो है इसकी बेसिक इन्फो है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ, तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी कि देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है या किस लिए इसके ऊपर दुनिया की नजरें थी। अब अगर हम बात करते हैं चाइना इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइज एज अ ग्लोबल पावर, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना जो है वो पिछले 5 साल से आप कह लें या 10 साल से कह लें एक पावर के तौर पे उभरा है। किस पावर के तौर पे? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों पावर्स के तौर पे उभरा है, ठीक है। और दुनिया की नजरें इसीलिए चाइना पे हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए जब समिट हुआ तो नजरें यहाँ पे थी। दूसरा क्या है, अब सेंट्रल एशिया जो है उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
समझ रहे हैं ना कि सेंट्रल एशिया की जो लोकेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले वो यूएसएसआर का हिस्सा रहा, अब वो चाइना के साथ कॉपरेशन कर रहा है, साथ में अमेरिका भी वहां पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिच रिसोर्सेज अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल अटेंशन, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही ये है कि भाई ये ऐसे कंट्रीज हैं कि जो बहुत ज्यादा जो है वो रिसोर्स रिच है। अब इससे पहले देखिए दुनिया की सारी जो नजरें थी वो थी मिडिल ईस्ट के ऊपर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में था ऑयल, ठीक है, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है दुनिया की, और सबसे पहले जो मिडिल ईस्ट है वो खुद को खुद शिफ्ट कर रहा है। कि अगर सऊदी अरब हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर था, तो वो खुद जो है टूरिज्म की तरफ जा रहा है कि भाई उसे पता है कि चीजें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही हैं, अब ये ऐसी नहीं रह सकती, अगले 10 साल में चेंज हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली अब जो रिसोर्सेज रिच रीजन आ रहा है वो हमारे पास जो है वो सेंट्रल एशिया आ रहा है, तो इसलिए दुनिया की नजर इस पे है। और 2022 के अगर ट्रेड वॉल्यूम हम देखते हैं चाइना और सेंट्रल एशिया के बीच में, तो वो ऑलमोस्ट है 70.2 बिलियन डॉलर्स का। तो आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा जो है ये यहां पे इनको फायदा है या बेनिफिट है, दोनों को जो है, चाइना को भी और सेंट्रल एशिया को भी, कितना बड़ा वॉल्यूम है इनका ट्रेड का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जी द सिग्निफिकेंस ऑफ चाइना सेंट्रल एशिया समिट की, इसकी मजीद क्या अगर इंपॉर्टेंस देखते हैं तो देखिए ये जो फोरम है ये एक्चुअली में डायलॉग्स और कोलैबोरेशन के लिए है कि चाइना और सेंट्रल एशिया जो है उसके बीच में बातचीत हो सके। इसका मतलब ये है कि जो समिट अब फर्स्ट था तो अब ये हर साल होगा, और इसका पर्पस यही होगा कि चाइना और सेंट्रल एशिया जो है वो अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर कर सकें। तो ये एक फोरम जो है वो बनाया गया है, पहली बात तो ये है। दूसरी क्या है, इसका पर्पस है रीजनल कॉपरेशन को जो है वो आगे बढ़ाना और शेयर डेवलपमेंट करना, दोनों की जो है C5 कंट्रीज की और साथ में जो है चाइना, ये मिलकर डेवलपमेंट करें। थर्ड क्या है, सेंट्रल एशिया सिग्निफिकेंस एज अ ब्रिज बिटवीन चाइना, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि एक साइड से चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, दूसरी साइड से जो है वो यूरोप वेस्ट है, ठीक है, इस टाइम पे जो दुनिया को लीड कर रहा है, और मिडिल ईस्ट जो है वो इस टाइम पे सेंट्रल में है, जो इस टाइम तक जो है वो ऑयल की वजह से यहाँ पे या पॉलिटिक्स की वजह से सेंटर बना हुआ है। तो अल्टीमेटली आप देख ले तो ये ब्रिज का काम कर रही है ये सारी की सारी स्टेट्स, क्योंकि वो ब्रिज का काम साथ में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ईरान भी है, साथ में अगर हम देखते हैं तो फिर पाकिस्तान भी है। लेकिन क्योंकि हमारे हालात पाकिस्तान के और ईरान के उस तरह के नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जा सके, तो एक्चुअली में पीसफुल ब्रिज इस टाइम पे जो है वो यही सेंट्रल एशियन नेशंस हैं। और ये BRI के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल है फॉर इंक्रीज ट्रेड एंड कनेक्टिविटी इन द रीजन, के पर्पज यही है कि यहाँ पे मजीद जो है वो इसको विन विन सिचुएशन पैदा की जाए, और मजीद दोनों के लिए जो है वो C5 कंट्रीज के लिए और चाइना के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पे जनरेट हो, जो कि ऑलरेडी मौजूद है। तो इसीलिए सुमिट का जो है वो आगाज किया गया, या इसको पूरी कॉपरेशन का आगाज किया गया, ताकि इसको मजीद आगे लेके जाया जा सके। अब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सुमिट के, तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें जो फोकस एरिया था वो क्या था, कि कहां पे लेंस को जो है फोकस किया गया कि हमने इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर ही डिस्कस करना है। तो ऑलमोस्ट सारे ही पैरामीटर्स के अंदर मौजूद थे। देखिए सबसे पहले पॉलिटिकल जो है वो मीटर मौजूद था, कि पॉलिटिकल इसको बात की गई, इकोनॉमिकली बात की गई जो सबसे इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज हम जानते हैं IPE है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, तो आज पॉलिटिक्स के बगैर इकोनॉमिक्स की बात करना पॉसिबल नहीं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिकली, तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी तब फ्लो करेगी जब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी। तो अल्टीमेटली इसको यहां पर बात की गई। और फिर पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात की गई, क्योंकि बॉर्डर जाहिर बात है साथ हैं अल्टीमेटली, तो फिर यहां पे जो है शेयर्ड वैल्यूज भी कुछ ना कुछ मौजूद हैं। तो पीपल टू पीपल एंगेजमेंट जब बढ़ेगी तो हेजेमनी बढ़ेगी, समझ रहे हैं बात को ना, कि एक कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो वो जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, जो असर है, वही चाइना को आगे लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन जो है वो सारे ही डायमीटर्स को यहां पे कवर किया गया है। अगर इसको मजीद जो है वो देखते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से थे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग की, तो कोशिश ये की गई कि स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल टाइज एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कि क्या करना है जी, सियासी जो मामलात हैं उनको और डिप्लोमेटिकली जो है हम लेके चलेंगे। बूस्ट करने की बात की गई, किसको, इकोनॉमिक कॉपरेशन की और ट्रेड फैसिलिटेशन की, कि हम इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे और ट्रेड के लिए एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे। इनहेंस करने की बात की गई रीजनल सिक्योरिटी की और काउंटर टेररिज्म इफेक्ट्स की, ठीक है, कि जितने भी यहां पे सिक्योरिटी के मसाइल जो पैदा हो रहे हैं उनको जाहिर बात है मिलके ही हम यहां पे कवर कर सकते हो। इसी के लिए SCO भी यहां पे मौजूद है, और उसमें भी ये पार्टनर्स मौजूद हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो उसमें कुछ और कंट्रीज भी मौजूद है, लेकिन यहां पे ये थोड़ा सा नैरो उसको लेके जा रहे हैं। और बात की गई जी प्रमोट करने की कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज की अमंग नेशंस की, यानी पीपल टू पीपल जो हम कह रहे हैं। तो ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है।
मजीद अगर हम देखते हैं तो कॉपरेशन की बात की गई है एनर्जी के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस टाइम पे सेंट्रल एशिया जो है वो टॉप पे जा रहा है रिसोर्सेज की वजह से। एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में देखिए इस टाइम पे फूड की जो हालात बने हुए हैं, खास करके जो यूक्रेन की वॉर है, क्योंकि यूक्रेन दुनिया को आप कह लें फीड करता था, अल्टीमेटली दुनिया की बकेट कहा जाता है यूक्रेन को। तो जब बकेट के हालात खराब हैं और वहां पे बकेट अब टूट चुकी है और टूटने जा रही है, तो अल्टीमेटली अब यहां पे इस रीजन के ऊपर फोकस बढ़ेगा एग्रीकल्चर के लिहाज से, और ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर फोकस बढ़ेगा, क्योंकि जो क्लाइमेट के हालात बने हुए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर के चाइना में भी जो है वो माना जा रहा है कि 40 साल रिकॉर्ड टूट चुका है गर्मी का। तो अल्टीमेटली जो हालात बने हुए हैं तो ग्रीन इकोनॉमी चाहिए। तो इसका मतलब यह है एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जो मिडिल ईस्ट की एनर्जी है वो नहीं, ठीक है। इसी तरह से एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, ग्रीन इकोनॉमी की, ये भी इसके अंदर है। इसमें मजीद अगर हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं तो देखते हैं कि इसमें एक्सपैंड करने की बात की गई एनर्जी कॉर्पोरेशन को, और ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की बात की गई इन्वेस्टमेंट के थ्रू, कि भाई चाइना इन्वेस्टमेंट करे या आप करें थोड़ी, जैसे 80% जो है चाइना कर रहा है फिलहाल, जैसे हम BRI में भी देख रहे हैं, या पाकिस्तान के अंदर ये मॉडल फॉलो हो रहा है, और 20% जो है वो लोकल कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है। इसमें एक्सपेंड करना है, इनहांस करना है एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन को, और फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को जो है वो एक्सचेंज करना है, क्योंकि चाइना अल्टीमेटली जो है वो बहुत आगे है, बहुत अच्छा है, तो उसको एक्सचेंज करना है और एम्फसाइज देना है, या एम्फसाइज करना है किसके ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर और ग्रीन इनिशिएटिव्स के ऊपर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है जी, पायदार जो तरक्की है, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट के साथ, कि सस्टेनेबल एनर्जी को एनवायरमेंटल साइंस अगर हम देखते हैं तो कैसे एक्सप्लेन करती है कि भाई इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट और साथ में जो है वो सोसाइटी है, कि अगर आपने इकोनॉमी बढ़ानी है सोसाइटी के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अल्टीमेटली एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो सोसाइटी फिर कैसे हेल्दी रहेगी। तो पायदार तरक्की की बात की गई, तो ये एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव्स हैं समिट के। मजीद अगर हम आगे बात करते हैं जी, तो सेंट्रल एशिया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा मजीद हम खोलते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जी, सप्लाइंग मिनरल्स, मेटल्स एंड एनर्जी टू चाइना, कि चाइना को जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सप्लाई पहले से ही की जा रही हैं, जिसमें मिनरल रिसोर्सेज हैं, मेटल्स जो बहुत ज़्यादा वहाँ से निकल रहे हैं। जाहिर बात है वो गरीब मालिक हैं, तो गरीब मालिक के लिए जो है उतनी मशीनरी या उस तरह की चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं, और एनर्जी के जो रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पे वास्ट रिजर्वायर्स मौजूद हैं ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस एंड मिनरल्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है जी, मिनरल्स है यहाँ पे। सेकेंड क्या है, चाइनाज ग्रोइंग डिमांड फॉर दोज रिसोर्सेज फ्यूल इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अब चाइना जो है वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है इस टाइम पे, तो जब दुनिया की नंबर 1 मैशत है तो अल्टीमेटली उसकी जो जरूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उन जरूरियात को पूरा करने के लिए अगर उससे अपने नेबर से ही जो है वो ये चीज़ें मिलती हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। सेकेंड है रोल एज ए ट्रांजिट काउंटर कंट्रीज अलॉन्ग विद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि ये BRI का हिस्सा हैं, तो अल्टीमेटली जो है ये ट्रांजिट रूट भी इनको एक मिलेगा। उसकी वजह ये है कि देखिए ये चाइना है तो ये बीच में उसका ब्रिज है, तो उसको ब्रिज के थ्रू ही जो है वो उसकी अप्रोच होगी, चाहे वो अफ्रीका तक अपनी अप्रोच की कोशिश करे और चाहे वो जो यूरोप तक अपनी अप्रोच की कोशिश करे, तो उसको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और वैसे भी सेंट्रल एशियन जो नेशंस हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, तो जब लैंड लॉक्ड हैं, जो ज़मीन से यानी घिरी हुई हो, जहाँ पे उनको कोई समंदर वगैरह न लगता हो, क्योंकि जो 80% ट्रेड है वो समंदर के थ्रू होती है दुनिया में, याद रखिएगा, ठीक है, बड़े बड़े कार्गोज के थ्रू, तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं तो उनकी भी ज़रूरत ये बन रही है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के, जियोपॉलिटिकल पोजीशन की, तो वो जो है ये लिंक है चाइना और यूरोप के बीच में, और साथ में ट्रेड कनेक्टिविटी जो है वो पैदा हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के थ्रू, कि अब पूरा का पूरा इनकी कोशिश है कि यहाँ पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और एक जाल बिछाया जाए जिसके थ्रू जो है पूरा रीजन कनेक्ट हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप देखिए यूरोपीय यूनियन का जो है वो मॉडल आपको देखने को मिलता है, तो उस तरह का मॉडल यहाँ पे कोशिश की जा रही है। आगे बात करते हैं एम्फसाइजिंग कॉपरेशन एंड शेयर्ड फ्यूचर की, कि भाई इनकी कोशिश यही है कि अब हमारा मुस्तकबिल जो है एक्चुअली में वो क्या है, वो एक साथ है, और सेंट्रल एशियन नेशंस को भी पता है कि चाइना के बिना यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काउंटरिंग एंटी ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस। अब इस टाइम पे हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दुनिया जो है वो कहां पे जा रही है, कि इन्होंने भी एक्नॉलेज किया यहाँ पे कि जो चैलेंजेस हैं इस टाइम पे वो किसको हैं जी, ग्लोबलाइजेशन को हैं, तो उसको अब एंटी ग्लोबलाइजेशन जो है उसके ऊपर काम हो रहा है इस टाइम पे। देखिए जैसे हम बात करते हैं जी टर्की की, जैसे हम बात करते हैं अमेरिका की, इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी बात कर रहे हैं तो यही बात हो रही है नेशनलिज्म की, इंडिया की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की, तो यहाँ पे भी तो ये कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स हैं
कि दुनिया दोबारा से डीग्लोबलाइज आप कह रहे हो रही है, उसकी वजह यह है कि उसकी अपनी हर एक जो मुल्क है वो कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमी को सिक्योर करने की, ठीक है, और दोबारा से अपने रिवाइवल की कोशिश कर रहा है। तो जो दोबारा से अपना रिवाइवल है उसके लिए नेशनलिज्म की जरूरत है, और नेशनलिज्म के लिए फिर ग्लोबलाइजेशन की नहीं, डीग्लोबलाइजेशन की जरूरत है। तो अब ये सेंटिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे जो है वो चाइना, और साथ में जो है चाइना खुद सबसे बड़ा नेशनलिस्ट है, अगर आप देखें तो चाइना की ग्रोथ ही सारी इसी के ऊपर खड़ी है कि अपनी प्रोडक्ट्स को यूज करो। वहां पे आपको होता है इंटरनेशनल चीजें बैन है अल्टीमेटली, जैसे आप देखें यूट्यूब या इस तरह की बहुत सारी चीजें उनकी अपनी हैं। अच्छा, सेकंड है जी एडवोकेटिंग मल्टीलैटरलिज्म एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक एंड शेयर बेनिफिट्स, कि ये मल्टीलैटरलिज्म होगा कि बहुत से ममालिक के लिए फायदा होगा। बायलैटरल का मतलब होता है दो ममालिक, तो मल्टीलैटरल हो जहां पे बहुत सारे। तो ये मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की एक मीटिंग थी जहां पे इंक्लूसिव कोऑपरेशन की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि फोकस जो है वो नैरो चीजों के ऊपर करके और मजीद डीप किया जा रहा है। अब देखिए जैसे हमने G7 की बात की, तो G7 एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, बड़े ग्रेड 7 है वो एक्सटेंड हो चुके हैं, लेकिन वो पूरा एज ए होल दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इसको थोड़ा सा इंक्लूसिव रखा गया है ताकि फायदा ज्यादा हासिल हो सके। सेकेंड है हाईलाइटनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन फॉर द बेटर फ्यूचर, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि फ्यूचर साथ है तो उसको साथ लेके चलना है। एड्रेसिंग कॉमन चैलेंजेस एंड लेवरेजिंग कलेक्टिव स्ट्रेंथ, कि जो दोनों की जो है वो ताकत है, यानी मईशत ताकत है या पोजीशन ताकत है, उसको आगे लेके जाना है। और फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और ट्रस्ट जो है वो पैदा करना पार्टिसिपेटिंग नेशंस के बीच में। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है अमेरिका को। तो इसलिए अमेरिका भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि हमेशा से उसकी कोशिश रही है कि अब जब रशिया से ये स्टेट्स अलग हुई थी तो उसके बाद से ही उसकी कोशिश थी कि किसी तरह से ये स्टेट्स वो एंगेज हो यहाँ पे और इस रीजन के अंदर अपना जो है उसकी डोमिनेंस रहे। अब बिल्कुल यही चीज चाइना की है कि चाइना यहाँ पे स्पेस नहीं देना चाहता कि भाई अगर ये स्पेस देगा तो अल्टीमेटली रशिया से निकली हैं तो किसी और मुल्क की तरफ चली जाएंगी तो उसका नुकसान होगा और साथ में चाइना की सिक्योरिटी का नुकसान होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे चाइना अपनी तरफ इन्हें खींचने की कोशिश करे तो उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की कि सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या क्या है। देखिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न वर्ल्ड के लिए क्या है और इस इलाके के लिए क्या है, वो है जी इस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर, कि रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका जो इंपैक्ट होगा रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के ऊपर है तो अल्टीमेटली ये तो रीजन है इसके साथ है तो इसका असर ज्यादा है। इसको भी एनालाइज किया गया और इसकी इंप्लीकेशंस को भी एनालाइज किया गया कि भाई इसका कैसे जो है वो सेंट्रल एशिया के ऊपर असर होगा या उसकी स्टेबिलिटी जो है उसके ऊपर जो है वो कैसे असर आएगा और उसको हम काउंटर कैसे करेंगे अगर ये वॉर लॉन्ग टर्म के लिए आगे जाती है। जैसे अब कहा जा रहा है कि यूरोप को पुश किया जा रहा है कि अगर यूरोप ने खुद को सेव करना है तो उससे जो है वो पार्ट बनना पड़ेगा इसका। अब नेटो तो खुल के बना हुआ है लेकिन वो मजीद उसे जरूरत है, तो शायद ये इसी तरह से वॉर जो है बढ़ जाए तो फिर उसके हालात क्या बने। दूसरा कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू मिटिगेट एंड स्पिल ओवर मेंटेन पीस, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब कोशिश ये की जाएगी या कि यहाँ पे अगर हालात खराब होते हैं तो एक तो उनको काबू किया जाए और दूसरा यहाँ पे पीस के लिए जो है वो काम किया जाए सिक्योरिटी के हवाले से ताकि वो चैलेंजेस पैदा ना हो। कम्बैटिंग टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म थ्रू कोलैबोरेशन, कि अब यहाँ पे मजीद हमने जो है वो इनकी कोशिश ये है कि टेररिज्म को नहीं आने देना, जैसे अफगानिस्तान के अंदर हालात हैं तो कोशिश की जा रही है उसको जो है वो बेहतर किया जाए। एक्सट्रीमिज्म को इंतहा पसंदी को यहाँ पे जन्म नहीं लेने देना और साथ में सेपरेटिस्ट जो थॉट्स हैं या जो आइडियोलॉजीज हैं उनको हमने जो है वो यहाँ पे पनपने नहीं देना कि भाई चाइना जो है आपके ऊपर कब्जा कर रहा है ये वो, इस तरह की बहुत सारी चीजें की गई हैं कि ताकि जो है वो कहीं पे भी स्पेस ही पैदा ना हो सके। तो कोशिश चाइना की यही है कि इनको भी चाइनीज ही बना दे एक तरह का, ठीक है सॉरी। स्ट्रेंथनिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग, इसमें अब क्या किया जाएगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस भी होंगे यहाँ पे और इसी पर्पस के लिए एससीओ भी बनाई गई थी कि यहाँ पे जो है जॉइंट काउंटर टेररिज्म जो है वो बनाई जा सके या उसको आगे लेके जाया जा सके। इनहेंसिंग बॉर्डर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज, कि कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी जो है जैसे ISIS है जो खिलाफत कायम करना चाहती है या जो अफगानिस्तान के अंदर है, अगर वो अपने मुल्क तक है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर भी स्प्रेड करना चाहते हैं तो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। तो ये सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत हुई। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में क्या है, इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कि बढ़ भी रहा है और इसकी कोशिश की जाएगी कि उसको मजीद बढ़ाया जाए। एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेंड बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन फ्लोज, ठीक है, कि मजीद जो है वो कोशिश की जाएगी कि दो मालिक के बीच में भी आपस में जो है वो ताल्लुकात डेवलप हों और म्यूचुअली भी मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर भी जो है वो डेवलप हो सके।
और एड्रेस किया जाएगा ट्रेड बैरियर्स को और प्रमोट किया जाएगा ट्रेड्स को, उसके फैसिलिटेट करने के मेजर्स को, कि जहां जहां पे प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व किया जाएगा ट्रेड के अंदर और उसे बहुत ज्यादा आसान बनाया जाएगा तमाम मालिक के लिए। सेकेंड, चाइना एज अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर एंड इन्वेस्टर इन सेंट्रल एशिया, और चाइना ऑलरेडी जो है वो मेजर इस टाइम पे पार्टनर है सेंट्रल एशिया का, और उसने सेंट्रल एशियन नेशंस के अंदर जो है वो BRI प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बड़ा पैसा ऑलरेडी जो है वो लगाया हुआ है। उसमें क्या किया गया जी, एग्जामिनिंग चाइनाज रोल एज ए की इकोनॉमिक पार्टनर एंड इन्वेस्टमेंट इन द रीजन, कि इसमें एग्जामिन भी किया गया कि पहले से जो रोल मौजूद है वो रोल क्या है और कितनी ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है और चाइना कैसे जो है वो की रोल प्ले कर रहा है, यानी चाइना ने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और ऑलरेडी वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। खैर, सेकेंड है असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट ऑन सेंट्रल एशियन इकोनॉमिक्स, के ये भी देखा गया कि चाइना का जो है वो असर कितना है इस इकोनॉमी के ऊपर और आने वाले वक्त में ये असर किस तरह से मजीद जो है पॉजिटिवली जो है वो आगे बढ़ेगा, ये कहने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो अल्टीमेटली जो है वो ट्रेड के लिहाज से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है यहाँ पे, तो बाकी जो चीजें जैसे पॉलिटिक्स है, सिक्योरिटी है, वो लिंक करती हैं ट्रेड से। तो बाकी जो चाइना की एफर्ट है वो यही है कि वो अपना 2049 का जो टास्क है, उसका जो 100 साल प्लान है उसको कवर कर सके, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी जो है इसके ऊपर बात की गई, और ये सारे के सारे कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे चल भी रहे हैं। इसमें क्या है जी, शोकेसिंग जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सच एज रोड्स, रेलवेज एंड पोर्ट्स, कि जो ऑलरेडी हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, रेलवे रोड्स बन रहे हैं, जो पोर्ट्स की बात की जा रही है, तो इसका जॉइंट जो है वो कोशिश की जा रही है कि इसके ऊपर आगे मजीद बढ़ा जाए। सेकेंड है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट, कि इसके अंदर भी चाइना उनका ताउन करेगा और मिलकर आगे चलेंगे। थर्ड है जी प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, कि चाइना खुद इंडस्ट्रियलाइज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स उसने डेवलप किए हुए हैं, तो वही जो है वो BRI के थ्रू यहां पे भी डेवलप करेगा। ठीक है, ये बात यहां पे की गई। अच्छा, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, उसके अंदर भी कॉपरेशन की जाएगी, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो उसकी बात भी की जाएगी। जैसे अब देखिए दुनिया AI की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो अल्टीमेटली चाइना उसको लीड कर रहा है, तो उसी तरह से आगे उसको लेके जाया जाएगा। इसके अलावा सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस किया गया, जिसमें चाइना और सेंट्रल एशिया गैस पाइपलाइन है और चाइना और यूरोप रेलवे एक्सप्रेस की बात की गई, जो कि अभी कंप्लीट उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन वो तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, डिस्कस किया गया अचीवमेंट्स को और उसके इंपैक्ट्स को, जैसे चाइना का जो गैस पाइपलाइन है उसकी बात की गई कि भाई ये कंप्लीट हो चुका है, और जो रेल रोड है यूरोप का उसकी बात की गई, और खास करके जो चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जो रेल रोड है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसकी सक्सेस की बात की गई, यानी सक्सेस स्टोरीज को भी डिस्कस किया गया। और नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, तो उसकी बात भी की गई कि भाई द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ समिट ऑन रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एशिया, कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो क्या है। एग्जामिनिंग आउटकम्स एंड एग्रीमेंट्स रीशेड्यूल्ड ड्यूरिंग द सुमिट, ठीक है जी, ड्यूरिंग तो सुमिट के दौरान जो है वो जिन जिन एग्रीमेंट्स के ऊपर जो है वो पहुंचे हैं उनकी बात भी की गई है। एवेल्युएट किया गया है स्ट्रेंथ्स को और पॉलिटिकल टाइज को मजीद और डिप्लोमेटिक टाइज को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी दोबारा से कॉपरेशन की बात हो रही है। और BRI के ऊपर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसकी बात हो रही है, जो रीजनल कनेक्टिविटी को इन्हांस करेंगे। BRI के इंपैक्ट की बात की गई है, रीजनल कनेक्टिविटी की बात की गई, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की गई है, कैसे इस रीजन को जोड़ेंगे, ठीक है। और इसमें खास करके जो अपॉर्चुनिटीज हैं और उन अपॉर्चुनिटीज के साथ जो चैलेंजेस हैं उनकी बात की गई है कि पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज की तरफ से, ठीक है। और एट द एंड इसको कंक्लूड करते हैं, काफी ज्यादा लेंथी हो गया क्योंकि ये फर्स्ट था, एक्चुअली में फर्स्ट समिट था, तो फर्स्ट समिट में बहुत ज्यादा जो है वो डिबेट्स और डिस्कशंस हुई हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम चीजों को सेट कर दिया, जैसे वो कहते हैं ना पिच देना, अब यहाँ पे पिच दे दी है इन्होंने C5 के लिए। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम इनकी जब भी समिट होगा तो ये क्या करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, और ओवरव्यू करके वो चीजें सेट हो जाएंगी और वो बहुत ही ज्यादा जो है वो कंसाइज हो जाएगी चीज। तो एट द एंड हम अगर ये देखते हैं कि एंगेजमेंट एज अल्टरनेट रशियन इन्फ्लुएंस ट्रेड डिस्ट्रप्शंस, कि अब ये जो सेंट्रल एशिया के नेशंस हैं ये पहले रशिया के साथ रहे, USSR बनाते रहे, और रशिया ने फिर भी कोशिश की कि इनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रहे, जिसमें SCO के थ्रू जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम पे रशिया और इंडिया दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, चाइना के अलावा, कि इन सेंट्रल एशियन नेशंस को जो है वो टैकल किया जाए। तो अब क्योंकि रशिया एंगेज हो चुका है अल्टीमेटली वॉर के अंदर, तो इसलिए अब चाइना के लिए यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो चुकी है कि वो स्पेस को, इस वैक्यूम को फिल करे।
और इंक्रीजिंग प्रेशर इन सेंट्रल एशिया, चाइनाज और इम्पैक्ट जो है उसका रीजनल डायनेमिक्स के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और उसकी वजह ये है कि रीजनल डायनेमिक्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और अफगानिस्तान का एक हालात यहाँ पे ऐसे हैं जो इस टाइम पे टफ है, तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे रीजन में चीज़ें बदल रही हैं। ये रीजन है रिसोर्स रिच है, जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है इसकी और ट्रांजिट पोटेंशियल है इसका, ये जो है पूरे का पूरा एक रोड मैप मुहैया करेगा यूरोप की तरफ। चाइना ट्रेड स्ट्रेटेजी और अगर ट्रेड सेंटर की बात करते हैं तो उसके लिए सेंटर बन जाएगा, क्योंकि पूरा सेंट्रल एशिया अगर चाइना के हाथ आता है तो अल्टीमेटली ये चाइना को बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे। तो चाइना जो है वो की प्लेयर है यहाँ पे इस रीजनल के अंदर, और रीजनल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के थ्रू वो मजीद जो है यानी BRI के थ्रू मजीद इस पूरे के पूरे रीजन को अपने इन्फ्लुएंस में करेगा। और ये पोटेंशियल भी है कि यहाँ पे इसको मजीद आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी देखिए 70 जो है वो बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हुई है, तो अल्टीमेटली अगर ये सारे के सारे C5 का समिट कामयाब हो जाता है मजीद अगर एक साल में आगे, तो इनकी जो इस साल की ट्रेड है वो 140 हो सकती है, तो ये इसी तरह से आगे डबल हो जाएगी और हर साल डबल होती रहेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था C5 का समिट इस रीजन के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए भी। और एट द एंड अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के हिसाब से, तो पाकिस्तान खुद ये कोशिश कर रहा है कि वो SCO के थ्रू इन कंट्रीज से कनेक्ट हो, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक ग्रेटर रीजनल कनेक्टिविटी बनाई जाए। और पाकिस्तान CPEC के थ्रू या BRI का पार्ट तो है ही है, जो कि इंडिया नहीं है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अपने रीजनल इश्यूज में से जो है वो इतना ज़्यादा फंसा हुआ है कि इसलिए बहुत मुश्किल है, और इंटरनल इश्यूज आप देख लें क्या इस टाइम पे चल रहे हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। तो अब जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पाकिस्तान, इसलिए भी कि अब अमेरिका शायद जो है कभी नहीं चाहेगा कि इस पूरे रीजन के अंदर जो है चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाए। तो जैसे जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इस रीजन के अंदर, अमेरिका का इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो यहाँ पे स्पेस क्रिएट करेगा, इसीलिए पाकिस्तान जो है उस टाइम पे काफ़ी टफ हालात से गुजरा है। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।